बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के साथ रिलेटेड थी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन करने से पहले और प्लेन्स की डिफरेंट इक्वेशंस ड्राइव करने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सरफेस क्या होती है। तो आइए पहले हम सरफेस को डिफाइन करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाइड एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए सरफेस। ऐसे पॉइंट का सेट जो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। मैं इस तरह की इक्वेशन क्या होगी भी, ये देखें ज़रा आपके पास ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, जिसके अंदर x वाई जेड आता हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर x वाई जेड है, ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर x वाई जेड है। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसे पॉइंट्स का सेट जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये सरफेस। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हैं? प्लेन को हम सरफेस कह सकते हैं, स्फीयर को एलिपोसाइड, कोन, सिलेंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो थी डेफिनेशन सरफेस की। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज अ प्लेन। प्लेन जो है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस। ये एक स्पेशल टाइप है सरफेस की, ऐसी सरफेस जिसके अंदर हम कोई से दो पॉइंट लें और उन दो पॉइंट्स को जोड़ दें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उन दो पॉइंट्स को जोड़ने से वो उसी सरफेस के अंदर लाई करती हो। कोई भी दो पॉइंट्स इसके अंदर ले लें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो ये थी डेफिनेशन प्लेन की। अब हम आपको बताते हैं कि ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि हर प्लेन जो है वो सरफेस ज़रूर होगा लेकिन हर सरफेस प्लेन नहीं होगा। तो ये नोट लिखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने नोट लिखा है, एवरी प्लेन इज अ सरफेस बट एवरी सरफेस इज नॉट ए प्लेन। मसलन ये देखें, ये मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई से दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट मैंने लिया A और एक पॉइंट लिया मैंने B। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो जो लाइन बन रही है वो इसी प्लेन के अंदर लाई कर रही है, इसी सरफेस के अंदर लाई कर रही है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्लेन है। अब ये देखें, अब ये देखें, ये दो पॉइंट जो हैं, ये एक पॉइंट A है वही वाला और ये एक पॉइंट B है, ठीक है। लाइन दोनों पॉइंटों में से पास कर रही है। ये देखें, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास कर रही है ये वाली लाइन इस सरफेस के अंदर लाई नहीं कर रही, तो इसलिए ये क्या होगी, ये प्लेन फॉर्म नहीं करेगी। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये सरफेस है। ये देखें ना, ये एक सरफेस बन चुकी है, ये एक सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो ये था सरफेस और प्लेन के अंदर जो है वो डिफरेंस। तो दूसरे लफ्जों में हम प्लेन को तो जो है वो सरफेस कह सकते हैं लेकिन सरफेस को प्लेन नहीं कह सकते। अब दूसरी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं हम। दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ कंकरेंट वेक्टर्स perpendicular to a fixed non-zero vector form a plane in 3 dimension। ये सेट ऑफ concurrent वेक्टर्स हैं, ये बहुत सारे वेक्टर, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर हैं ये, ठीक है, सेट ऑफ concurrent वेक्टर्स। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू ए फिक्स। अब परपेंडिकुलर वेक्टर जो हम लेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके जब मैं इसको दिखाऊंगा ये आपको नजर तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसको मैं
ये ऐसे करके शो कर देता हूं, ये नॉन जीरो वेक्टर है, इज नॉन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो सेट ऑफ कंकरेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए नॉन जीरो वेक्टर फॉर्म ए प्लेन इन 3 डायमेंशन। अब ये जो नॉन जीरो वेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास, मैंने एग्जांपल ली थी कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। अब सेट ऑफ कंकरेंट वेक्टर्स मीन फर्ज कर लिया है कि ये एक वेक्टर है ए बी सी डी, ये सारे वेक्टर जो हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, इन सब के साथ ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लेन फॉर्म करेंगे। अब अगर ये वाला जो वेक्टर है, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये वेक्टर इनके परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये फिर प्लेन ही फॉर्म नहीं करेगा। बस ये देखिए, जिससे मैंने पहले किया था कि अगर इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो अब जो है ना, ये प्लेन नहीं रहा बल्कि ये सरफेस बन गई है, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये सरफेस बन गई। अब ये प्लेन यहाँ पे अपनी जगह पे ये नॉर्मल जो है ये अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब ये देखें, ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन बनती है, ये इसके साथ जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये फिर प्लेन नहीं बनाएगा, ये सरफेस बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्लेन के ऊपर ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर आगे चल के मैं ये जब इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका जो है ना, ये फिक्स होना भी जो है ये बड़ा जरूरी है। पहली टाइप है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, यानी ये प्लेन की एक ऐसी फॉर्म होगी जिसके अंदर हमें एक पॉइंट दिया होगा और नॉर्मल वेक्टर दिया होगा। पॉइंट दिया हो और नॉर्मल वेक्टर दिया हो तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर हुआ करेगी, ये रिजल्ट जो है ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिसमें से पास करती है, और ये वेक्टर जो है ये प्लेन के नॉर्मल है। नॉर्मल से मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये है जो जी प्लेन जो कि पॉइंट ए में से पास करता है, ये पॉइंट ए आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है, अब ये प्लेन है इसके नॉर्मल वेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। अब वेक्टर को जब मैं इस तरह ऐसे करके डिनोट करूंगा तो वो तो आपको नज़र नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं इसको इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये जो है ये वेक्टर ये प्लेन के नॉर्मल है। इस वेक्टर का नाम रखा हमने ए बी एंड सी, ठीक है। और ये जो वेक्टर के ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हम डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। जो कुछ अब तक हुआ है वो हम लिख देते हैं। द रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, द रिक्वायर्ड प्लेन passes through the point, passes through the point, पॉइंट है जिसमें से ये पास करता है प्लेन x1 y1 z1। अच्छा, जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन मालूम करनी होती है तो आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। तो अब चूंकि हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी है तो इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा यहां पे। तो फर्ज कर लिया कि वो वेरिएबल पॉइंट क्या है, p, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y z। नाउ टेक ए वेरिएबल पॉइंट, नाउ टेक a variable point p x y z on the plane, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी।
तो बाय द डेफिनेशन ये लाइन इसी प्लेन के अंदर लाई करती होगी, ठीक है। तो ए पी किसके बराबर आ जाएगा, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब ये वाला जो पॉइंट वेक्टर है ए पी, ये क्या है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब ये जो n है, बट द नॉर्मल वेक्टर, द नॉर्मल वेक्टर n is equal to ABC is perpendicular to AP, therefore n dot AP दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अब वेक्टर n क्या है आपके पास, वेक्टर n है A B C की डॉट प्रोडक्ट मैंने ले ली, AP किसके बराबर है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब डॉट मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या होता है, पहला पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे के साथ। तो ये आ गया जी a इंटू एक्स माइनस x1, पहले ने पहले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा दूसरे से y माइनस y1, और तीसरा तीसरे के साथ z इंटू जेड माइनस z1। इसको कहते हैं इज द पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अगर आइंदा मुस्तकबिल में आपको यह कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो प्लेन जिस पॉइंट में से पास करता है, और दूसरा उस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है, उस प्लेन के जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास मौजूद होने चाहिए। एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी। एग्जांपल है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a1 2 3 एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर 2 3 4। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन दैट plane passes through point A which has coordinate 1 2 3, जिसको हमने x1 y1 और z1 के साथ रिप्रेजेंट किया था। n is equal to 2 3 4 which is equal to ABC is normal to the plane, normal to the plane। तो फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर आ गई, ये डायरेक्शन रेशियो 2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे क्या है, यहां पे 1, प्लस b की जगह पे क्या है, यहां पे 3, इंटू y माइनस y1 की जगह पे क्या है, यहां पे 2, प्लस c की जगह पे 4, इंटू z माइनस z1 की जगह पे क्या है 3, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 10 और माइनस 12 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ी गलत कैलकुलेशन कर गया हूँ, ये माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 12, ये माइनस 20 आएगा। ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आज के बाद जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके अंदर जब आपको कहा जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन,
तो आपने कोशिश करनी है कि आपको प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट मिल जाए और उस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन को साइंस का पता चल जाए आपको। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जब आप इतनी कोशिश करके एक लाइक देख रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि लाइक करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज़्यादा हमारी वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर नोटिफाई होती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन करें कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।